Hello friends, I Ranvijay Kumar again welcome you back. ये में हमारा दूसरा वीडियो है। हम बिहार की एंशियंट हिस्ट्री को समझ रहे हैं। अभी हम किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना हमने शुरू नहीं किया है, हालांकि उससे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। मैंने बीपीएससी के काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स मेरे दोस्तों ने दिए हैं, और मैंने ऐसा महसूस किया है कि बिहार के अगर किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करें जो बीपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें एक न एक प्रश्न कॉइन से ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने कॉइन्स को खोल रखा है। कॉइन्स के बारे में मैंने कुछ नॉलेज इकट्ठा किया है, और मैं चाहता हूं कि अगर इस सेक्शन से एक भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको छोड़े ना। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। सबसे पहले मैंने कॉइन सेक्शन में कुछ नामों को इंक्लूड किया है जो बीपीएससी पूछता है कि एक किस तरह के सिक्के हैं, किस चीज़ के बने हुए रहते हैं। मैंने दो नाम को इंक्लूड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सातमाना एंड करस्पाना। सातमन एंड करस्पान, ये जो पाणिनि का 8 चैप्टर का एक बुक है, अष्ट अध्यायी, पाणिनि ग्रामेरियन, फेमस ग्रामेरियन, और काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका चर्चा है। करस्पान, सातमान, निशक। तो बेसिकली सातमन और करस्पान ये दोनों चांदी के सिक्के हैं, सिल्वर कॉइन से। आप याद रखना है इसे, क्या है ये, सिल्वर कॉइन है। सातमन एंड करस्पान। मन आप समझते हैं ना, 40 kg, करेक्ट। तांबे के सिक्के का नाम इन बुकों में क्या लिखा हुआ है, या तो निशक, नस्क, ककानी, ये सभी किसके नाम है? एक कॉपर कॉइन्स के नाम है। किसके नाम है? तांबे के सिक्के के नाम है, कॉपर कॉइन्स। ये दिमाग में रखना होगा। निशक, नसक, ककानी, ये हो गए कॉपर कॉइन्स। सातमन, करस्पान किसके हो गए? सिल्वर कॉइन्स। ओके, अब हम चलते हैं अगले तरह के सिक्कों को देखते हैं। बेसिकली उन सिक्कों को बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये महाजनपद में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, याद भी किया है। 16 महाजनपदों के बारे में आपने समझा है, हालांकि और हम डिटेल्स आगे के वीडियोस में देखेंगे। इन महाजनपदों में एक कॉइन्स का प्रचलन हुआ पंच मार्क करके। पहले से डाई बना के रखते हैं और उसे वो पंच करते थे, ठीक है। ये जो सिक्के हैं ज़्यादातर चांदी के हैं, ये आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर किसके हैं? सिल्वर के सिक्के हैं ज़्यादातर। हालांकि कंप्लीटली नहीं, सारे चांदी के ही नहीं हैं, कुछ सिक्के कॉपर के भी हैं, करेक्ट। और इसका जो शेप है वो पंच मार्क कॉइन्स का शेप भी चेंज होता रहा है, कभी स्क्वायर शेप में, कभी क्वाड्रिलैटरल शेप में, कभी रेक्टेंगल शेप में, करेक्ट। बेसिकली पंच और डाई को यूज करके बनाया जाता था, ठीक है, महाजनपद में। चलिए हम आगे समझते हैं। इंडो ग्रीक कॉइन जो 2nd सेंचुरी एडी एंड 1st सेंचुरी एडी के आसपास इसका प्रचलन शुरू हुआ। मोस्टली सिल्वर के कॉइन्स थे। किसके थे? मोस्टली सिल्वर के कॉइन्स, मोस्टली, करेक्ट, मोस्टली सिल्वर कॉइन। और इस कॉइन्स के पीछे लीजेंड्स के फोटो बने रहते थे, जैसे मिनेंडर 1 का आप देखेंगे, करेक्ट ना, लीजेंड का फोटो कॉइन्स पे बना होगा। प्राकृत भाषा में लिखी होती थी, एंड जो स्क्रिप्ट था वो खरोष्टी थी, करेक्ट, खरोष्टी लिपि। ग्रेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो अगला जो कॉइन हम देखने वाले हैं, वो कॉइन्स के बारे में बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। क्या पूछा है? उसने पूछा था कि जो कुशन, जो काल के जो कॉइन्स हैं किसके बने हुए थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बड़े पैमाने पे कुषाण काल के क्या चीज के कॉइन बने हुए थे? गोल्ड कॉइन। ये आपको याद रखना होगा इस फैक्ट को। कुषाण कॉइन का गोल्ड कॉइन के लिए फेमस था, कुषाण को जो काल था, ठीक है। हालांकि कुछ कॉपर के भी थे, परंतु वो कम वैल्यू वाले थे। मेनली आप कुषाण काल अगर दिमाग में आते ही, कुषाण डायनेस्टी दिमाग में आते ही आपके दिमाग में गोल्ड कॉइन्स आना चाहिए, करेक्ट। इसमें लीजेंड्स बनाए हुए रहते थे, जैसे इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं। महात्मा बुद्ध का छपा रहेगा।
सीवा, सीवा का छपा रहेगा, ठीक है। उनके जो किंग्स हैं उसका बारे में छपा होगा, उनका फोटो बना होगा, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। गुप्त काल का समय, जो भारत का स्वर्णिम काल रहा है, इस समय भी जो कॉइन का जो प्रचलन था वो बेसिकली जो कुषाण काल का जो गोल्ड कॉइन का जो प्रचलित था उसी को इंप्रेशन लेके इन्होंने भी किया था, गुप्ता डायनेस्टी ने भी। तो उससे इंप्रेस थे गोल्ड कॉइन। और अगर गोल्ड कॉइन अगर ज़्यादा प्रचलन में है तो आपको एक तो पक्का समझना होगा कि हम कितने विकसित थे उस समय, हम कितने रिच थे, कितने ऑपुलेंट थे, करेक्ट। सो गुप्ता पीरियड जो हमारा स्वर्णिम युग माना जाता है, उसमें भी ज़्यादातर कॉइन गोल्ड कॉइन ही थे, करेक्ट। उसमें उन्हीं के जैसा कुषाण रूलर्स के जैसे ही इसमें भी रूलर का फोटो था कॉइन पे। इसका भी जो अपील था, एस्थेटिक था। इसमें भी जो संस्कृत के जो हमारे देवी देवताओं के जो लीजेंड्स थे उनको कॉइन्स पे डाला जाता था, करेक्ट। चलिए अब हम अगले तरह का देखते हैं। सात बहाना कॉइन, जो सात वाहन जो बंस है, इसके समय का कॉइन। अभी मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको एक तथ्य पे आकर्षित करना चाहूँगा। हालांकि आप कॉपर एंड सिल्वर भी देख रहे हैं, परंतु ये जो डायनेस्टी है, ये इस डायनेस्टी में शीशे के भी कॉइन आए थे, लेड के बने हुए कॉइन। यह प्रश्न बीपीएससी ने सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। लेड के कॉइन किस डायनेस्टी में प्रचलित हुए थे? बीपीएससी का प्रश्न है, इसका आंसर है सातवाहन, याद रखिएगा। इसमें भी क्या पंच रहता था? एलिफेंट, लॉयन, बुल, हॉर्सेस, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न क्षत्रप कॉइन्स। यहां पे आपको एक फैक्ट याद रखना होगा वेस्टर्न क्षत्रप कॉइन्स के बारे में। अगर आप ध्यान देते हैं तो ये सबसे पहले जो सिक्के थे जिसमें डेट लिखे हुए थे, सबसे पहला कॉइन्स जिसपे डेट्स लिखे हुए हैं। इनका एक फेमस रूलर का मैंने नाम लिख रखा है, रुद्र दमन वन, वेस्टर्न क्षत्रप कॉइन, महाराष्ट्र का रीजन में, करेक्ट, इनका शासन था। सबसे पहले कॉइन्स जिस पे डेट लिखे हुए थे, करेक्ट। अगर साउदर्न इंडिया की बात करें तो साउदर्न इंडिया में जो कॉइन्स प्रचलित थे उसमें डायनेस्टी के अनुसार, जो उनका जो मेन जो क्रेस्ट था उसके अनुसार उस पर कॉइन पे मार्किंग रहता था। जैसे अगर चालुक्य को देखें, चालुक्य वंश पे जो कॉइन्स पे किसका रहेगा? सुअर, पिग का, करेक्ट। पल्लव का सांड का, चोला डायनेस्टी में बाघ का, पांडियन फिश का, चेरा डायनेस्टी में बो एंड एरो का, होयसाला डायनेस्टी में लॉयन का, करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य में भी गोल्ड एंड कॉपर के कॉइन प्रचलित थे। जो मेन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट डाटी थे जिसको दर्शाते थे कॉइन्स पे विजयनगर साम्राज्य वाले, तिरुपति के जो भगवान हैं, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, करेक्ट, लॉर्ड वेंकटेश्वर। यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिमाग में रखना होगा। विजयनगर साम्राज्य के जो कॉइन्स थे उससे इंप्रेस होकर डच एंड फ्रेंच ने सिंगल स्वामी पैगोडा कॉइन्स को प्रचलित किया था, सिंगल स्वामी पैगोडा। और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 स्वामी पैगोडा, किससे इन्होंने कॉपी किया था? विजयनगर साम्राज्य के कॉइन्स को कॉपी किया था, इससे इंस्पायर हुए थे। कौन कौन? सिंगल स्वामी पैगोडा डच एंड फ्रेंच, 3 स्वामी पैगोडा ईस्ट इंडिया कंपनी, करेक्ट। अभी चलिए आगे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं, हालांकि हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इल्तुतमिश ने जो सिल्वर कॉइन का जो प्रचलन शुरू किया था, इल्तुतमिश ने जो सिल्वर कॉइन्स का प्रचलन किया था उसको तनका बोला जाता है, तनका, याद रखिएगा। और कॉपर कॉइन जो प्रचलित किया उसको क्या बोलते हैं? जित्तल, ये दिमाग में रखिएगा। इल्तुतमिश, ममलुक डायनेस्टी, हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे तो। गुलाम वंश, जिनकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान था, करेक्ट ना, आपको याद होगा, परंतु हम तो डिटेल से पढ़ेंगे ही। इल्तुतमिश, ओके। एक और
दिल्ली डायनेस्टी का ही मैंने एक किंग को लिया है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको बोला ही जाता है प्रिंस ऑफ मनियर, क्योंकि उन्होंने मनी से रिलेटेड काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। इन्होंने टोकन मनी की शुरुआत की थी, टोकन मनी, ठीक है। हालांकि ये बुरे फंसे थे, मोहम्मद बिन तुगलक इसके लिए काफ़ी बुरे फंसे थे टोकन मनी के चलते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बुक्स, इम्पॉर्टेंट बुक्स। आपको मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे सारे बुक्स को इंक्लूड नहीं किया है, स्पेशली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बुक्स को इंक्लूड नहीं किया है, यानी मॉडर्न इंडिया वाले बुक्स को इंक्लूड नहीं किया है। मैंने एंशियंट इंडिया एंड मेडिएवल इंडिया के मैक्सिमम बुक्स को इंक्लूड किया है। हालांकि कुछ छूटे होंगे, अगर आपको जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिले आप उनके बारे में पढ़िए, परंतु यहाँ पे मैंने बुक्स को इंक्लूड इसीलिए किया है कि बीपीएससी का एक प्रश्न बनता है पुस्तकों से, ठीक है। एक प्रश्न सिक्के से पक्का आएगा, एक प्रश्न आपका पुस्तकें से आएगा, ठीक है। और वैसे पुस्तकें आपको पक्का ध्यान में रखनी है जिसमें बिहार का चर्चा, बिहार के इतिहास के बारे में वर्णन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेस। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा वीडियो है, यहाँ पे ही हम अपना जो बेस है उसको ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो से सीधे सीधे हम डायनेस्टीज़ में घुस जाएंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रमुख पुस्तकों को। आपको हो सके कि वीडियो को वापस बैक कीजिए, वापस देखिए, वापस याद करिए। एक दो बार जब आप करेंगे तो आपको खुद ही ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो किताब है जो हमने लिया है यहाँ पे, बाकियाते मुस्ताकी, बाकियाते मुस्ताकी, किनका लिखा हुआ? रिजिकुल्लाह। ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बिहार का वर्णन है, करेक्ट। बिहार का जो मेडिएवल हिस्ट्री उसका वर्णन है बाकियाते मुस्ताकी में, रिजिकुल्लाह के द्वारा लिखा हुआ बुक है, करेक्ट। चलिए दूसरा बुक मैंने लिया है अफसानाए जहां। क्या है? अफसानाए जहां। किनका लिखा हुआ बुक है? शेख कबीर। याद रखना होगा, आपको याद करना होगा, दिमाग में गुजेड़ लेना होगा। बाकियाते मुस्ताकी रिजिकुल्लाह का, अफसानाए जहां किनका? शेख कबीर का, ठीक है। बसातीनुल उन्स, अगला बुक कौन सा है? बसातिन उन्स, किनका लिखा हुआ है? इकसान देहलवी का। यह बुक किस लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बुक में बतलाया, वर्णन किया गया है कि किस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत पे आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ आक्रमण किया था? तिरहुत पे, तिरहुत रीजन, बिहार का, नॉर्थ बिहार का रीजन, तिरहुत रीजन, करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने जो आक्रमण किया था, कहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखा है? इकसान देहलवी। किस बुक में? बसातिनुल उन्स, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसका नाम है तबाकत नासरी, तबाकत नासरी। पक्का याद रखना होगा, इनके राइटर को लिखना याद, पक्का नाम रखना होगा। इनका नाम है मिन्हास उस सिराज, मिन्हास सिराज, आप याद रखिए, मिन्हास सिराज तबकाते नासरी। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुक हमारे लिए, क्योंकि इस बुक में जो बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था, बेवकूफ़ इंसान, वो जो अटैक है ना, अटैक के पूरे हिस्ट्री को, क्रोनोलॉजी को अच्छे ढंग से इसमें वर्णन किया हुआ है। किन्होंने किया है? मिन्हाज सिराज ने किया है। किस बुक में? तबाकत नासरी। आपको याद हो जाएगा आराम से, क्योंकि नाश कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, तो नासरी बुक में इसका वर्णन है, करेक्ट, ओके। अगला बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, इनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, करेक्ट। जियाउद्दीन बर्नी, इनका जो फेमस बुक है, इन्होंने हालांकि काफ़ी बुक्स लिखे हैं, दो हमने इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पे लिया है। जियाउद्दीन बर्नी का लिखा हुआ तारीख़ फिरोज शाही, ये आपको इसलिए याद हो जाएगा आराम से कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के भी शासनकाल में थे। इन्होंने तुगलक वंश के करीबन 3-4
राजाओं को देखा था, दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक डायनेस्टी है उसके देखा था उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने बुक क्या लिखा है, तारीखे फिरोज शाही, हिस्ट्री की बुक है। जियाउद्दीन बर्नी एक फेमस हिस्टोरियन है। इनकी एक और बुक को मैंने सम्मिलित किया है, इसका नाम है हसरतनामा, बुक ऑफ रिग्रेट्स, यानी कि शायद इसमें पछतावा किया गया होगा कुछ। ठीक है, इनकी एक दूसरी किताब है तारीखे फिरोज शाही के बाद इनकी जो दूसरी किताब थी, बहुत फेमस किताब थी, उसका नाम क्या था, फतवा जहानदारी, फतवाए जहानदारी। यह बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री की बुक नहीं है। तारीखे फिरोज शाही हिस्ट्री की बुक है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी हुई। ये जो फतवाए जहानदारी जो बुक है, ये जो मुस्लिम जो किंग्स थे दिल्ली सल्तनत वाले, इनको नसीहत दिया गया है इस बुक के मदद से, फतवाए जहानदारी में। ठीक है, नसीहत दिया गया है, उनको एडवाइस दिया गया है, एडवाइस टू मुस्लिम एम्पायर, कि आपको शासन व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस लानी है, कैसे करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान देना होगा। आपको पता है कि जो शासन था दिल्ली सल्तनत का, या जो आगे भी हुए मुगल एम्पायर्स, ये एक शरीयत कानून के अनुसार चलाते थे। ठीक है, परंतु ये जो शरीयत कानून था, शरीयत कानून, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा था इस समय, जिस समय ये बुक लिखी गई थी, क्या, फतवाए जहानदारी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने ही उसी बुक में कानून को दो पार्टे बांटा। ठीक है, एक का नाम उन्होंने दिया शरीयत, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। ठीक है, दूसरा हो गया जवाबित। ठीक है, क्या, जवाबित। ध्यान में रखिएगा, जवाबित जो था, जो शरीयत कानून से परे था, परंतु दिमाग में रख लीजिए, बीपीएससी भी सीडीपीओ में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, जो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था। सीडीपीओ जो 2000 आई होप 2022 में ही जिसका परीक्षा हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, जवाबित शरीयत कानून के अगेंस्ट नहीं था, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, विरुद्ध नहीं था, जो उसके परे था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यह बेसिकली समय की मांग थी, उस समय की मांग थी। करेक्ट। जो नोबेल्स थे, नोबेल्स जो वो मुस्लिम जमींदार हो गए, जो मुस्लिम नोबेल थे, उनका लॉयल्टी को अर्जन करने के, क्योंकि लॉयल्टी का ह्रास हो गया था, लॉयल्टी घट गई थी शासक के प्रति, उसको बढ़ाने के लिए जो प्रजा थी, प्रजा, जनता, उसका लॉयल्टी को गेन करने के लिए इस जवाबित में बताया गया। ठीक है, जो बदली परिस्थिति थी जिसमें लॉयल्टी घट रही थी, लोगों का जो शासक के विरुद्ध, आप समझ सकते हैं कि एक तरह से उनको भा नहीं रहा था, इसको गेन करने के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहानदारी में इसका वर्णन किया है, जवाबित का। ठीक है, करेक्ट। लेट अस गो अहेड टू आवर नेक्स्ट बुक। हमारा अगला बुक है, आप सबको याद होगा, अकबरनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है अकबरनामा बुक, सबको याद रहता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। अकबरनामा के 3 पार्ट बेसिकली हैं। जो थर्ड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, आईने अकबरी। यह फैक्ट शायद सबको याद नहीं होगा। अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल। आईने अकबरी तो सबको पता है, अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी बचपन से याद करते रहे। जो अकबरनामा जो किताब है उसी के 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, आईने अकबरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने सम्मिलित किया है वो है बाबरनामा। आपको याद होगा ये बाबरनामा का ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, यानी कि खुद बाबर ने लिखा है ऑटोबायोग्राफी। यह इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ है उसको बोलते हैं छगताई लैंग्वेज, एक तुर्किश लैंग्वेज है, छगताई लैंग्वेज। करेक्ट, समझ गए? ओके, इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। किसने ट्रांसलेट किया गया था, आपको याद है, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, वन ऑफ द ज्वेल ऑफ अकबर। अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक थे। कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनके पिताजी कौन थे, बैरम खान के पुत्र थे। ठीक है,
अब्दुल रहीम खान ने खाना। इन्होंने इस बुक को, बाबरनामा को, अकबर के कहने के बाद इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अकबर की रिक्वेस्ट पे। इसी बुक को, बाबरनामा को, ताजुके बाबरी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पुस्तक क्या लिया है? हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है? हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, स्टेप सिस्टर। अकबर की रिक्वेस्ट पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, और उसमें काफ़ी उनका एज हो गया था गुलबदन बेगम का। उन्होंने लिखा है कि हुमायूं और उनके भाइयों में किस तरह से झगड़ा हुआ था इस गद्दी के लिए। ठीक है, चलिए अगले बुक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तारीख़ शेरशाही। ठीक है, किन्होंने लिखा है तारीख़ शेरशाही? ये भी अकबर के समय लिखा गया है। तो शेरशाह सूरी का चर्चा है। किन्होंने लिखा है? अब्बास सरवानी। किन्होंने लिखा है? अब्बास सरवानी, याद रखना होगा। तारीख़ शेरशाही, करेक्ट। नेक्स्ट है ताजुके जहांगीरी। किन्होंने लिखा है? ये भी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, ताजुके जहांगीरी, जहांगीर का ही ऑटोबायोग्राफी है। अलामगीर नामा, अलामगीर के नाम से कौन जाना जाता है? याद है आपको अलामगीर? औरंगजेब, जिंदा फकीर, करेक्ट। तो अलामगीर नामा यानी कि जो बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब किसने लिखा है? मिर्जा मोहम्मद कासिम। मिर्जा मोहम्मद कासिम। चलिए, अब हमने जो इम्पोर्टेंट बुक को सम्मिलित किया है उसका नाम क्या है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। हालांकि मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर एक दो को यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि जब हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उन इम्पॉर्टेंट बुक्स को फिर से देखेंगे। बट मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नाम में है, लिखा हुआ है। क्या है? मिलिंद, मिलिंद मिनेंडर। ठीक है, एक शासक, इजिप्ट का शासक था। उसके बीच में ग्रीक एम्पायर, और जो नागसेन, नागसेन कौन? एक बुद्धिज्म का ज्ञाता। ठीक है, जिन्होंने इस बुक को भी लिखा है, नागसेन ने, मिलिंद पन्हो। इसमें इन दोनों का जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तरी, ठीक है, वही इस बुक में है, मिलिंद पन्हो में। नागसेन ने लिखा है, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे नागसेन, करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत फेमस बुक है। इसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार, करेक्ट। ललित विस्तार बुक है। उनके लेखक कौन है? ये भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इनके लेखक हैं बसुमित्र। ठीक है, ये जो बुक है वो लाइट ऑफ एशिया में एडॉप्ट की गई थी सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। लाइट ऑफ एशिया, करेक्ट, लाइट्स ऑफ एशिया, ललित विस्तार, करेक्ट। नेक्स्ट हो गया दस्तूर अमल, जो नेक्स्ट बुक हमने इंक्लूड किया हुआ है, दस्तूर अमल। बेसिकली दस्तूर अमल क्या है? कि अध्यादेश है। ठीक है, किसका अध्यादेश था? जहांगीर ने इशू किया था। वो रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसमें 12 रूल थे जिसको दस्तूर अमल बोला जाता है। खाली आप याद रखिएगा, जहांगीर। ओके, फिर उसके बाद मैंने जो बुक इंक्लूड किया उसका नाम है नूह सिपीर। किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रेट अमीर खुसरो। इसमें मुबारक खिलजी का वर्णन है। नूह सिपीर में किसका वर्णन है? मुबारक खिलजी का वर्णन है। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने, करेक्ट। चलिए अब चलते हैं अगले कलेक्शन की तरफ। अगला आप सबको याद होगा, क्योंकि सारे कालिदास के महान रचना को बतलाया गया है यहाँ पे। कुमार संभवम, करेक्ट। कुमार संभवम में किसका वर्णन है? काकतीय भगवान, यानी कृष्णा का एक रूप हुए, उनके जन्म को बताया गया है कुमार संभवम में। यानी कि संभावना, जन्म की संभावना, कार्तिकीय भगवान के जन्म की संभावना के बारे में कुमार संभवम में वर्णन है। रघुवंशम यानी कि रघुकुल, लगभग 29 राजाएं, 29 किंग्स को बताया गया है राम को केंद्र में रखकर रघुवंशम में। मेघदूतम
मेघदूतम में क्या है, एक यक्ष को एक कुबेर निकाल देते हैं स्वर्गलोक से, उसका वर्णन है मेघदूतम में। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रेम प्रसंग है, किसके बीच में, दुष्यंत एंड शकुंतला के बीच में प्रेम प्रसंग है। करेक्ट। अगला जो बुक है क्या है, मालविका अग्निमित्रम। क्या है इसमें, मालविका जो एक मालव देश का एक पुरुष है, और अग्निमित्र जो विदिशा साम्राज्य की है। ये दोनों का प्रेम प्रसंग है इसमें। पहले जेल में डलवा देता है, इसमें इस तरह की कुछ बातें हैं। बाद में पता चलता है कि खुद एक किंग है। ठीक है। ऋतु संहार, ऋतु संहार में क्या है, सारे ऋतुओं का वर्णन है। ठीक है। विक्रमो वर्षियम, राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम प्रसंग है। ठीक है। ये सारे बुक किसके द्वारा लिखित है, महान कालिदास। चंद्रगुप्ता टू, विक्रमादित्य का ये भी ज्वेल थे कालिदास। ठीक है। हालांकि इतिहास में बहुत सारे कालिदास का कहीं कहीं लिखा गया है कि कालिदास विभिन्न रहे हैं। खैर, हमें उतना R&D करने का जरूरत नहीं है। याद रखना है, कुमार संभवम, रघुकुल, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकी अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, विक्रमो वर्षियम, ये सारे किनके द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक है। अब चलिए, हमने तुलसीदास के द्वारा लिखे गए बुक को यहाँ पे लिखा है, रामचरितमानस, दोहावली, साहित्य रत्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद होंगे। रामचरितमानस का नाम सुनते ही तुलसीदास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, अगर आप बिहार वासी हैं तो आप अर्थशास्त्र बुक का तो नाम सुने ही हैं। ठीक है। परंतु बीपीएससी पता नहीं इस प्रश्न को कितने बार पूछा है और कितने विद्यार्थियों ने गलत किया है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र जो बुक है सुनने में लगती है कि अर्थशास्त्र की है, ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। इस पुस्तक में जो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई है, चंद्रगुप्ता मौर्य जिन्होंने शासक बनाया, अपने कूटनीति, राजनीति, रणनीति का यूज करके इस बुक में उसी का वर्णन है। क्या वर्णन है कि एक राजा को राज्य में किस तरह के कानून, राजनीति, रणनीति, कूटनीति का प्रयोग करना है, कैसे अपने राज्य को चलाना है। करेक्ट। तो स्टेटमैनशिप है इस बुक में वर्णन। क्या है स्टेटमैनशिप? आज के समय में भी इस बुक की पढ़ाई करवाई जाती है। अगर कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट अगर सिविल सर्विसेज निकालते हैं या किसी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, वहाँ पे इस बुक का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। मैंने महान मैथिली विद्यापति का, मैं उनके कुछ पुस्तकों का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको याद रख लीजिए, बस याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे बस आपको याद हो जाएगा। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, विभाग सार, सैब सर्वस्व सार, गया पतलक। ठीक है। बेसिकली मैंने पढ़ा गया पतन भी वो जहाँ तक लिखा हुआ है, हालांकि शुद्ध है गया पतलक। ठीक है। विद्यापति, महान मैथिली कवि विद्यापति। करेक्ट। चलिए आगे हमने इंक्लूड किया हुआ है अष्टाध्यायी, जो सबसे पहले हमने सिक्कों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, वहीं पर अष्टाध्यायी मैंने लिख रखा है। ये 8 चैप्टर का एक बुक है अष्टाध्यायी, मतलब 8 लेसन है। ग्रामर का महान बुक है, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित, महर्षि पाणिनि द्वारा। इसको हम बोलते हैं कि ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है। ठीक है, अष्टाध्यायी। चलिए नेक्स्ट, महाभाष्य, महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित। करेक्ट, महाभाष्य। चलिए अगला जो बुक हमने इंक्लूड किया उसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है बेसिकली चाणक्य ने अपनी कूटनीति का कैसे उपयोग किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे शासक बनाया था, उसको विशाखा दत्त ने लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस बुक में। ठीक है। राजतरंगिणी, फेमस हिस्ट्री की बुक है राजतरंगिणी, किनके द्वारा लिखित, कलहन के द्वारा लिखित।
इसमें जो कश्मीर के जो राजाएं हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका वर्णन किया गया। हिस्ट्री की महान बुक है। काम सूत्रा बादशायन की बुक है जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लव को बताती है। ऐसा कभी मत सोच लीजिएगा इसमें वनली सेक्स के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ लव के बारे में बताता है काम सूत्रा बादशायन। ठीक है। नाट्य शास्त्र जो बुक है, कोई भी अगर आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट है तो उसको किसी भी तरह का भंगिमा लाना है, मुंह पे एक मुद्रा जनरेट करनी है, ठीक है, भाव एक जनरेट करनी है, इस बुक में सब कुछ का वर्णन है, सब कुछ का वर्णन है। इस नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि के द्वारा लिखी हुई बुक है, एक आर्ट का इंसाइक्लोपीडिया है। करेक्ट। अगला जो हमने इंक्लूड किया हो पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका इसका नाम क्यों है, लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, बरामीर, आपको याद भी होगा। इसमें पंच सिद्धांतिका में 5 एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल का वर्णन हुआ है। इसमें सूर्य सिद्धांत का वर्णन है, बृहद सिद्धांत का वर्णन है। इस तरह से 5 सिद्धांतों का वर्णन किया बरामीर ने। एक एस्ट्रोनॉमिक की एक बुक है और महान किताब है पंच सिद्धांतिका। बरामीर जो एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, इनकी बुक है। इनकी एक और बुक हमने इंक्लूड किया यहाँ पे, बृहद संहिता, बरामीर के द्वारा लिखी। ओके। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। जो तारेगना स्टेशन है वो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में थी इन्हीं की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते थे ऊंचे जगह बैठ के। तारेगना स्टेशन जो पटना जिले में है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी की महान किताब है सूर्य सिद्धांत। पंचतंत्र हम सब ने पढ़ी है बचपन में, पंचतंत्र, जिसमें एक मॉरल स्टोरी रहता है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप वर्ड्स, जानवरों को यूज करके एक उसका बनाएंगे मेन कैरेक्टर के रूप में, फिर एक मॉरल स्टोरी के रूप में आएगा, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हम सीखते हैं कुछ ना कुछ, हर एक स्टोरी के सारांश में हम जाके कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र। ओके, ग्रेट बुक। चरक संहिता। चरक संहिता का मतलब नाम सुनते ही, चरक संहिता बीपीएससी ने पहले पूछ चुका है इस प्रश्न को। चरक संहिता यानी कि रिलेटेड टू मेडिकल, रिलेटेड टू आयुर्वेदा। चरक महर्षि ने इसको लिखा है। नीति सार, कामंदक, ये भी स्टेटमैनशिप, जैसा हमारा चाणक्य के द्वारा जो लिखी हुई बुक है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई जो बुक है, उसी के जैसा ही ये नीति सार कामंदक के द्वारा लिखा हुआ स्टेटमैनशिप का इसमें वर्णन है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिए फटाफट। गीत गोविंद जयदेव आपको याद होगा, हर्षचरित्र बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, ठीक है, रत्नावली हर्षवर्धन, नागनंद हर्षवर्धन, कथा सरित सागर सोमदेव। अब एक चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्या रख लीजिएगा, हर्षचरित्र जिसमें हर्षवर्धन का वर्णन है, किन्होंने लिखा है, बाणभट्ट ने, ठीक है। कादम्बरी किन्होंने लिखा है, बाणभट्ट ने। करेक्ट। इस कादम्बरी में क्या चर्चा है, कादम्बरी और चंद्रपीड़ा के लव स्टोरी है बेसिकली, कादम्बरी एंड चंद्रपीड़ा का, ठीक है, लव स्टोरी है कादम्बरी में। ओके। रत्नावली किन्होंने लिखी है, हर्षवर्धन ने, खुद महान सम्राट हर्षवर्धन। नागानंद भी हर्षवर्धन ने। इसमें जिमुक्ति वाहन और नागाओं को किस तरह उन्होंने आज़ाद किया था, जिमुक्ति वाहन ने, इसका वर्णन हर्षवर्धन ने किया नागानंद में। तो नाग से यहाँ से अगर नाग आती है नागानंद, तो वहाँ पर रख लिया नागास के बारे में वर्णन है, जिमुक्ति वाहन एवं नागा। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा रचित पुस्तक है, सोमदेव के द्वारा रचित पुस्तक है कथा सरित सागर, ठीक है। अगला जो बुक है क्या है, मृच्छकटिकम। इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए, बीपीएससी वालों के लिए। क्यों, इसका जो स्टोरी का जो सेंटर है पाटलिपुत्रा रहा है, पाटलिपुत्रा उज्जैन। करेक्ट ना। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना है, गाड़ी, ठीक है। महाराज सुद्रक ने लिखा है, याद रखिएगा इस बुक को, मृच्छकटिकम महाराज सुद्रक ने लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ और जो छोटे बड़े बुक हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। रियाज उस सलातिन किसने लिखा है, गुलाम हुसैन सलीम। कंफ्यूजिंग है, 2 गुलाम हुसैन है, गुलाम हुसैन सलीम और गुलाम हुसैन तबतबाई, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ लिख रखा है, आप दिमाग में रख लीजिए,
ठीक है। सियर उल मुताखरीन किसने लिखा है? मुता जहां पे है उस कौन मुता? तबत बाई, बाई ने मुता, करेक्ट। और रियाज उस सलातीन किसने? जहां पे सलीम है वहीं पे सलाम है, करेक्ट, सलातीन। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ तथ्य को लिख रखा है वैदिक लिटरेचर के बारे में, ठीक है। वैदिक लिटरेचर जो है ये बेसिकली दो तरह के हैं। एक हो गए श्रुति, जो सुना जा रहा है, जो पहले सुना जा चुका है, ठीक है। एक जनरेशन पर जनरेशन इसको सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। एक हो गया स्मृति, जो याद के बेस पे, ठीक है, स्मृति, करेक्ट, जो याद किया जाता है। यही है दोनों के बीच में फर्क श्रुति और स्मृति के बीच में। श्रुति इंपॉर्टेंट कौन कौन से हुए? कौन कौन से श्रुति हुए? वेद, ब्राह्मणास, आर्यानक, उपनिषद। यानी कि वेद, उपनिषद, आर्यानक, ब्राह्मणास क्या हो गए? श्रुति हो गए। आपको याद है ना उपनिषद क्या है? उपनिषद ही वेदांता कहलाते हैं। वेदांता, वेदों की तरफ लौटो, वेदांता, करेक्ट। स्मृति में बेसिकली क्या है? स्मृति में वेदांग, पुराण, इतिहास, उपवेद, अगम, उपंग, ठीक है, ये सभी हो गए क्या? स्मृति, ठीक है। वेदा के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य को डाल रखा है। हालांकि हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब करेंगे तो हम पूरा कवर कर लेंगे उसमें, ठीक है। सो ओल्डेस्ट वेदा कौन है? ऋग्वेदा। 4 वेदा है ना टोटल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेद हो गया, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, मतलब 1028 हिम, ठीक है। इसका जो मेन ब्राह्मणास का, हर एक वेद का ब्राह्मणास है, करेक्ट। इसका जो ऋग्वेद का कौन है? ऐतेरिया एंड कौसुत्की, और ऐतेरिया एंड कौसुत्की, करेक्ट, मैंने लिख रखा है ऐतेरिया कौसुत्की ब्राह्मण। यजुर्वेद का कौन इंपॉर्टेंट है? यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण, याद है ना? आर्यंस का एक्सपेंशन के बारे में सबसे पहले चर्चा हम वीडियो 1 में पढ़े थे। कौन सा ब्राह्मण था? सतपथ ब्राह्मण, करेक्ट, एंड तैतेरिया ब्राह्मण, ठीक है। ये हो गया। यजुर्वेद में बेसिकली जो सैक्रिफिशियल फार्मूला है इसको बताया गया है। यज्ञ करने की तरीका जो है, यज्ञ करने का, ठीक है, इसका तरीका बताया गया यजुर्वेद में, ठीक है। अगला वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद में बेसिकली क्या है? जो हिम्स हैं, जो ऋग्वेद में जो लिखे हुए हिम्स हैं, इसका रिदमेटिक, इसको उच्चारण करना है, किस तरह से पढ़ना है, इसका कंपैरिजन है, ठीक है। इसका जो मेन जो ब्राह्मणास है उसको क्या बोलते हैं? टंडिया एंड जैमेनिया, ठीक है, टंडिया एंड जैमेनिया ब्राह्मण सामवेद का। अथर्ववेद का, अथर्ववेद बेसिकली क्या है? इसमें जादू टोना, ठीक है, मैजिक स्पेल्स अथर्ववेद में इसी का। इसका मेन ब्राह्मण कौन सा है? गोपद ब्राह्मण, ठीक है। 3 उपनिषद हैं अथर्ववेद के। कौन कौन सा? प्रश्ना, मुंडका, मंडुक्या। मुंडका उपनिषद में ही क्या है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा जीत होती है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्फ्स, करेक्ट। मुंडका उपनिषद का एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, आप सबको मालूम भी है, करेक्ट। तो इस तरह से आज का वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम सीधे सीधे हम डायनेस्टी के बारे में शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो मौर्यन एम्पायर था उसका फॉर्मेशन हुआ था, किस तरह से हम आगे बढ़े थे। महाजनपदों के बारे में हम और ध्यान से समझेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको जो मैं जो प्रयत्न कर रहा हूं आपको पसंद आ रहा होगा। अगर किसी तरह का सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और इम्प्रूव करूं या और तथ्य को जुटाऊं, या मैं थोड़ा स्लो चलूं या फास्ट चलूं, वीडियो बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, एंड सो बाय बाय till next video. Thank you very much.